मेरी सिस्टर जो थी वो एक्चुअली बीपीएससी से टीचर थी। प्रॉब्लम हो गया था डिलीवरी में। ऐसी डिलीवरी में वो एक बच्ची छोड़ के गई है। ऐसी महीने में मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ। बहुत मुश्किल हो रहा था कुछ दिनों तक पढ़ने के लिए। हमेशा उनकी बातें और उनका ख्याल आ जाता था। बहुत बड़ा लॉस है। और उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो ये थी कि मुझे वो देखना चाहते थे आईएएस एक दिन। उनकी जो चाहत थी मैं उनको इंशाल्लाह एक दिन पूरा। नहीं बोलते हैं कि कब तक ये पढ़ेगा, कब तक इनको जॉब मिलेगी, बेटर है कि क्या नाम है कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर ले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सोचा है और मेरा जो जुनून है मैं उसको मुकम्मल करूँ एक दिन। खैर मैं सबको पता है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और घर से मुझे पूरा सपोर्ट है। मदरसे में जैसे वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे यूपीएससी में बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाली चीज है। लेकिन एक चीज जो मदरसे में जो हमें हेल्प करती है वो है वहाँ का जो हार्ड वर्क करने का जो जज्बा होता है और जो एक जुनून होता है। अगर मैं इतने दिन से कर रहा हूँ और अब तक इसमें टिका हुआ हूँ तो उसका एक ही रीजन है, वो मदरसा का एजुकेशन सिस्टम और मदरसे का जो हमें जो हार्ड वर्क करने का जो जज्बा दिया। उर्दू लिटरेचर की तैयारी के लिए सर मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। मैं चूंकि मदरसा बैकग्राउंड से हूँ तो उर्दू का मुझे नॉलेज है ठीक ठाक। जो रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है और जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने सबको जमा किया और बुक्स को जमा करने के बाद मैंने खुद से अपना एक मटेरियल तैयार। ये कहा जाता है कि आप अगर 10 बार पढ़ेंगे तो भी उतना बराबर नहीं होगा जितना एक बार पढ़ के आप उस चीज को लिख लेंगे। लेकिन आज तक अपनी कम्युनिटी में एक भी आईएएस आईपीएस कोई सिविल सर्विसेज निकाला ही नहीं। मैं कम से कम उस चीज को शुरू करूँ। जिस एरिया से आते हैं सीमांचल का एरिया वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्पिरेशन बनूं लोगों के लिए। यूपीएससी के सिलेबस को देखा तो मुझे पता चला कि अगर मेहनत किया जाए तो कर सकते हैं। क्योंकि ये उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है। मुझे लगता है कि एकेडमिक अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आप थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता वो कभी नहीं कर सकते। और कर सकते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे लेकिन वो कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में इस साल खास करके एआई और चैट जीपीटी का अच्छे से यूज किया। मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे चैट जीपीटी एआई यूज कर रहे हैं। बदल रहा है जमाना, हमारा लोगों की सोच बदल रही है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ सआदत हैं जो इस बार 2025 मेंस लिख रहे हैं। सआदत अपनी सिस्टर को खो चुके हैं और अभी इनके सिस्टर का इंतकाल हुआ है। उस ट्रॉमा से बाहर निकलते उसके बावजूद सर यहाँ पे आते हैं और मेंस लिखते हैं क्योंकि इन्हें एक जुनून है कुछ करने की, कुछ दिखाने की, अपने आप को लोगों को और साबित करने की कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कंट्री की डेवलपमेंट में। सआदत की जो ऑप्शनल पेपर है वो उर्दू है और सआदत ने जो अपनी प्राथमिक शिक्षाएं हैं वो मदरसे से की है। एक ऐसी स्टोरी जो आपको आपके दिल को छुएगी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको मोटिवेट करेगी। कैसा रहा पेपर ओवरऑल ठीक रहा सर। जीएस भी, एसए भी और आज ऑप्शनल लिखा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पेपर ठीक रहा। पेपर ठीक है। आपके ऑप्शनल उर्दू है राइट? जी सर, उर्दू लिटरेचर है मेरा ऑप्शन है। उर्दू लिटरेचर की तैयारी कहाँ से की थी सआदत अली? उर्दू लिटरेचर की तैयारी के लिए सर मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। मैं चूँकि मदरसा बैकग्राउंड से हूँ तो उर्दू का मुझे नॉलेज है ठीक ठाक। तो उस बेसिस पे मैंने खुद से तैयारी की, सेल्फ स्टडी की, मैंने खुद से मटेरियल तैयार किया। रिसोर्सेज के लिए मैंने जैसे जो रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है और जो बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने सबको जमा किया और बुक्स को जमा करने के बाद मैंने खुद से अपना एक मटेरियल तैयार किया तो और उसका एक समराइज वर्जन भी बनाया। तो इस तरह से मैंने तैयार किया उर्दू ऑप्शनल। मदरसे से पढ़ के और बहुत ही बेसिक एजुकेशन लेके हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। कैसा लगता है आपको? क्या ये मेरी बात सही है या फिर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सर ये तो उनके लिए बेटर होता है जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनके लिए होता है कि वो जल्दी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं जैसे मदरसे से आए थे तो हमारा वैसा एजुकेशन नहीं था जो यूपीएससी में कोई हेल्प कर सके। तो हमने क्या किया कि हमें जेएनयू में मैंने फिर से दोबारा जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं वो 6 से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मुझे टाइम लगा तो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को किया और फिर अल्लाह का शुक्र है कि 2 बार मेंस ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये मेरा तीसरा बार है। सआदत आपसे मैं घर के बारे में पूछूंगा। घर में कौन कौन है आप? घर में मेरे फादर हैं, मेरी अम्मी हैं और हम लोग 5 भाई बहन हैं। इसमें से 5 भाई बहन हैं। पापा क्या अब्बू क्या करते हैं? वो फार्मर हैं, छोटे फार्म में। और कोई घर में कोई कमाने वाला है? घर में कोई और कमाने वाला नहीं है। एक्चुअली मुझे जीआरएफ मिलता था तो उसी से मैं अपना फाइनेंस करता था और कोचिंग भी लिया मैंने उसी से जीआरएफ से। बहुत बढ़िया। तो आपने ये कब डिसीजन लिए सआदत की ये एक बहुत हिम्मत वाला काम है कि कोई यूपीएससी के बारे में सोचता है? आपका ना कोई बैकग्राउंड है, मदरसे से पढ़े हैं, बेसिक जो आपकी पढ़ाई थी बहुत ही बेसिक थी, फैमिली बड़ी थी, बहुत ज़्यादा आपके
फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उसके बाद भी आपने ये हिम्मत दिखाई, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा। सादत बताइए। सर एक्चुअली मैं जब देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, तो उसमें आज तक सिविल सर्विसेज अगर देखा जाए तो 200 साल, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर 200 साल और 70 साल हो गए आज़ादी के बाद भी, लेकिन आज तक अपनी कम्युनिटी में एक भी IAS IPS कोई सिविल सर्विसेज निकाला ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे प्रेरणा देती है कि मैं कम से कम उस चीज़ को शुरू करूं, बहुत बढ़िया। और लोगों को इंस्पायर करूं, अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को। जहाँ हम जिस एरिया से आते हैं, सीमांचल का एरिया, वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इंस्पिरेशन बनूं लोगों के लिए, कि लोग मुझे देखकर इंस्पिरेशन लेके वो भी आगे बढ़े। क्या मदरसा में ऐसी तालीम दी जाती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या मदरसे में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो बच्चों को और अच्छा बनाता है आने वाले दिन के लिए? सर अगर हम UPSC के पर्सपेक्टिव से देखें तो मदरसे में जैसे वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे UPSC में बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो मदरसे में जो हमें हेल्प करती है वो है वहाँ का जो हार्ड वर्क करने का जो जज्बा होता है, और जो एक जुनून होता है, वो मेहनत करने का, और एक पैशंस का जो एक जज्बा होता है, वो चीज़ हमें बहुत हेल्प करती है। अगर मैं इतने दिन से कर रहा हूँ और अब तक इसमें टिका हुआ हूँ, तो उसका एक ही रीज़न है, वो मदरसा का एजुकेशन सिस्टम और मदरसे का जो हमें जो हार्ड वर्क करने का जो जज्बा दिया है। कंसिस्टेंसी, मदरसे से कंसिस्टेंसी मिलती है। एक हाफिज पूरे कुरान को हिफ्स कर लेता है, राइट, और हिफ्स करना मतलब लर्न कर लेते हैं। जो हिफ्स वर्ड नहीं समझ पा रहे उनके मैं बताऊँ, याद कर लेना, मेमोराइज। तो पूरी कुरान को याद कर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो ब्रेन में न्यूरॉन्स को डेवलप करता है, ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। जो इंसान पूरी कुरान को हिफ्स कर ले उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वैसे टैलेंट को हमें यूज़ करना चाहिए, वैसे बच्चों को यूज़ करना चाहिए जो जिनके ब्रेन बहुत तेज़ हैं, जो हिफ्स कर रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, चाहे AI हो, ChatGPT हो, कुछ भी हो, मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, उनके लिए कुछ भी नहीं, वो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते को उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बशर्ते कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं इस चीज़ों को सर? सर आपने AI और ChatGPT की बात की, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में इस साल खास करके AI और ChatGPT का अच्छे से यूज़ किया। अच्छा, हाँ, तो मुझे लगता है कि AI और ChatGPT ने मुझे इस साल बहुत हेल्प किया है। पिछले साल होता था कि कभी कभी कोई सब्जेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाता था, वो मटेरियल की वजह से, मटेरियल लेंदी होता था तो हम नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन इस साल जो AI और ChatGPT का जो यूज़ किया मैंने, तो उससे सारे सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के एक टॉपिक को उसको मुकम्मल करने में मुझे हेल्प मिली। तो मतलब कि मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे ChatGPT AI यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स बदल रहा है ज़माना, हमारा लोगों की सोच बदल रही है। सर ये बताइए, अब आते हैं सिस्टर पे। सिस्टर सुना था इंतकाल हो गया है हाल ही में, और जिस घर में इस तरह की घटनाएँ होती हैं उस घर के मेंबर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उस ट्रॉमा से निकल के बाहर आते हैं और मेंस के एग्जामिनेशन देने आते हैं। ये हिम्मत आपको कहाँ से आई? जी सर, 10 अगस्त को इसी महीने में मेरी सिस्टर का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो रहा था कुछ दिनों तक पढ़ने के लिए। बिल्कुल हमेशा उनकी बातें और उनका ख्याल आ जाता था, लेकिन फिर भी मैं घर से निकल गया ताकि थोड़ा सा अपने आप को मतलब इस पे फोकस कर सकूं। फिर मैं अतिया आया और मैंने किसी तरह से तैयारी को कंटिन्यू रखा और एग्ज़ाम दिया मैंने, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अच्छा मतलब रहा, चीज़ें उतना मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाई बाद में खासकर। ये सिस्टर को क्या हुआ था शादत अभी? सर मेरी सिस्टर जो थी वो एक्चुअली BPSC से टीचर थी, BPSC एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम क्लियर करके वो टीचर थी, लेकिन एक्चुअली उनको प्रॉब्लम हो गया था डिलीवरी में, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो गई, कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो घर में मतलब ऐसा कहीं पे ऐसा तो नहीं कि नेग्लिजेंसी हुई या फिर वक्त पर चीज़ें नहीं हो पाई जिसकी वजह से ये घटनाएं हुई? मतलब आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? नेग्लिजेंस तो नहीं हुआ सर, लेकिन शायद के कुछ प्रॉब्लम था जो हमें नहीं पता था, ठीक है, तो उसकी वजह से सब। के हस्बैंड क्या करते हैं? उनके हस्बैंड, उनका मेडिकल शॉप है, तो उनका मेडिकल। और कोई बच्चे वगैरह हैं? तो जी उनके बच्चे थे, इसी डिलीवरी में वो एक बच्ची छोड़ के गई है, तो वो बच्चे उनके अभी जो सास ससुर है उनके पास। घर में सबको पता है मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, और घर से मुझे पूरा सपोर्ट है। मुझे कभी भी घर में जॉब करने के लिए या किसी चीज़ के लिए मुझे कभी नहीं कहा। उन्होंने खास करके अम्मी अब्बू, ये गांव के लोग बोलते हैं मुझे, उनको बोलते हैं कि कब तक ये पढ़ेगा, कब तक इनको जॉब मिलेगी, बेटर है कि क्या नाम है कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर लें। ट्रांसलेशन में, चूँकि मैं अरबिक पढ़ा हुआ हूँ तो ट्रांसलेशन वगैरह का जॉब ले सकता हूँ, तो ट्रांसलेशन का जॉब ले लें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सोचा है और मेरा जो जुनून है मैं उसको मुकम्मल करूँ एक दिन, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुकम्मल होगा। और
जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब तक उसके लिए लगा रहा लगे रहीं। मुझे जहाँ तक याद, आपने बताया था कि ट्रिगर पॉइंट एक यूपीएससी करना है, तो किसी आप जुलूस में थे, प्रोटेस्ट में थे, वहाँ कुछ हुई, इसके बाद आप? जी सर, एक्चुअली क्या हुआ था, सीसैट का प्रोटेस्ट का टाइम था और उसमें फॉरेन लैंग्वेजेस जो थे उसको निकाल दिया गया। उसमें एक अरबिक लैंग्वेज भी था मेरे को, तो चूँकि मैं अरबिक लैंग्वेज से जुड़ा हुआ था और मेरा ग्रेजुएशन अरबिक से ही हो रहा था, तो उससे मुझे कनेक्शन थी, तो मैं उसके लिए यूपीएससी आया था प्रोटेस्ट करने के लिए। अच्छा। तो यूपीएससी का जो गेट है उसके सामने मैंने प्रोटेस्ट, हम लोग थे जेएनयू के बैनर तले हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी में जो बहुत सारे स्पीचेस हुए और बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल आए और उन्होंने स्पीचेस दी, तो यूपीएससी के बारे में एक तरह से मेरे अंदर ट्रिगर पॉइंट का काम। हाँ, कि ये यूपीएससी क्या चीज़ है। मैंने फिर बाद में जाके उसको स्टडी किया, यूपीएससी के सिलेबस को देखा, तो मुझे पता चला कि अगर मेहनत किया जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि वो मदरसे के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, तो मैंने देखा कि वो उतना टेक्निकल नहीं है। सीसैट है लेकिन कर सकते हैं, मतलब मैथ और रीजनिंग वगैरह इतना मेहनत करें तो हम कर सकते हैं। आपके कितने मेंस क्लियर हैं सर? सर मेरे मेंस, ये मैं तीसरा मेंस में का। और प्री कितने क्लियर किए हैं? प्री तीसरा। ऐसा क्या तैयारी करने क्या तरीका? आप तो बहुत ही सरकारी स्कूल से पढ़े, मदरसा से पढ़े, लोग कहते हैं कि एकेडमिक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यूपीएससी के लिए, लेकिन आप में तो वो दिख नहीं रहा, लेकिन आपने उस मिथ को तोड़ दिया, इसके बारे में बताइए। सर मुझे लगता है कि एकेडमिक अगर स्ट्रांग होता है तो आप थोड़ा जल्दी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका एकेडमिक स्ट्रांग नहीं होता वो कभी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और चीज़ों को, जो सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से स्टडी करें और सिलेबस के एक एक पार्ट पे आप अगर खुद से नोट बनाते हैं कई सोर्सेज को पढ़ के, तो वो जो आपके माइंड में जो बैठ जाता है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है प्री क्लियर का। बिल्कुल। आप किसी दूसरे का नोट पढ़ लेंगे उठा के, लेकिन वो आपके माइंड पे नहीं बैठेगा। लेकिन जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को, खुद से लिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो हमारे माइंड में बैठती है वो परमानेंटली बैठती है, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करती है। मुझे याद है कि मैं दूसरे ही अटेम्प्ट में मेरा जीएस निकल गया था, अगरचे सीसैट नहीं हुआ था। मैं कोचिंग लिया था, कोचिंग लेने के बाद पहले अटेम्प्ट में तो मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में ही मेरा जीएस क्लियर हो। तो उसका जो मैंने रीज़न देखा कि मैंने 4 सब्जेक्ट पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, मैंने उस पर खुद से नोट बनाया, जो अपने कोचिंग के नोट्स थे और एनसीईआरटीज़ थी और दी स्टैंडर्ड बुक्स थी, सबको पढ़ा मैंने। सबको पढ़ने के बाद उसका एक समराइज्ड वर्जन तैयार किया, तो उससे क्या हुआ कि वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। पढ़ने में ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती। ये कहा जाता है कि आप अगर 10 बार पढ़ेंगे तो भी उतना बराबर नहीं होगा जितना एक बार पढ़ के आप उस चीज़ को लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए सीसैट वगैरह आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था? सर ग्रेजुएशन मेरा अरबिक सब्जेक्ट थे। अरे अरबिक लैंग्वेज प्री आपने निकाल लिया, सीसैट में दिक्कत नहीं हुई? सीसैट में पहला एक बार जो मेरा जीएस हो गया था, लेकिन सीसैट की वजह से रुका था, लेकिन उसके बाद सीसैट और जीएस होता गया। देखो, आप सभी के लिए लेसन है, जो आप बोलते हो ना कि सीसैट छूट गया सर 2 नंबर 4 नंबर के लिए, इनसे सीखो। मदरसा से पढ़े, अरबिक लैंग्वेज में इन्होंने ग्रेजुएशन की और सीसैट 3 प्रीलिम्स निकाले बैक टू बैक। मतलब इस इंटरव्यू से आपको मोटिवेशन तो मिल ही रही है, साथ में आप ये भी सीख रहे हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल। तो तैयारी कैसे की थी प्री की और सीसैट वगैरह की, क्या पीवाई की और कैसे किया था? कोई कोचिंग वगैरह ली थी आपने? सर जैसे मैंने जीएस का बताया कि मैंने जीएस का कोचिंग लिया था, तो जीएस का कोचिंग लेने के बाद कोचिंग में बहुत सारी कॉपियाँ हो गए, बहुत सारे मटेरियल हो गए। तो जब मैंने पहली बार प्री दिया तो मुझे बहुत हाफ चीज़ें लगी। ठीक है, तो उसमें मैं फोकस नहीं कर पाया कि किस मटेरियल को पढूं। तो फिर मैंने क्या किया कि दूसरे अटेम्प्ट में मैंने डिवाइड किया सब। मैंने सारे जो सोर्सेज थे सबको मैंने पढ़ा, इवन गूगल से और इंटरनेट से भी पढ़ा। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर सब पे एक हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके हर टॉपिक में मैंने खुद का नोट बनाया। तो उससे मेरा जो पहले मैं मॉक टेस्ट लगाता था उसमें मार्क्स आता था, मान लीजिए 60 आता था, लेकिन मेरा मार्क्स 90, 80 इस तरह से हो गया। तो मुझे लग रहा है कि वो खुद का जो नोट बनाना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आप कई सोर्सेज को पढ़ने के बाद बहुत बढ़िया आप उस पर एनालिसिस करते हैं और खुद से बनाते हैं, यूट्यूब वगैरह के वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं और उसके बाद जो नोट बनाते हैं तो वो ज़्यादा बहुत बेटर होता है। सर जैसे मदरसे के बच्चे हैं उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं वो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उन्हें एक राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है और एक गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में अगर वो कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये है कि वो इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्टडी करें और देखें कि उनका एप्टीट्यूड इस चीज़ में है या नहीं। एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एप्टीट्यूड नहीं होगा तो उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो अगर उनका एप्टीट्यूड है तो वो सिलेबस को स्टडी करें और जो एनसीईआरटीज़ की जो बेसिक बुक्स हैं उसको सही करें
वो जिस लैंग्वेज में वो लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को दुरुस्त करें। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उसको दुरुस्त करें। जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ी और इंग्लिश को भी अपने अच्छा, आप इंग्लिश में जीएस वगैरह इंग्लिश में लिख रहे हैं? जीएस में मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऑप्शनल मेरा उर्दू में है। अच्छा है। तो उस लैंग्वेज को सुधारना होता है क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ लिखनी होती है। ये 3 घंटे में 50-55 पेज लिखने होते हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज पे भी कमांड होना होता है। जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, चाहे हिंदी में लिखे या इवन उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उर्दू में मटेरियल वगैरह की कमी है जीएस को, इस वजह से हमें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मदरसे के जो मौलवी मौलाना है वो भी चीज़ों को ऐसा ना समझें। कोई भी अगर आजकल सोच रहा है कि मदरसे के बच्चे नहीं कर सकते, तो एग्जांपल है। सर ये बताइए, घर में अर्निंग मेंबर कौन है? पापा हैं आपके? अर्निंग मेंबर तो फिलहाल अब पापा ही हैं और कोई नहीं है। जब मुझे जेआरएफ मिलता था तो उसमें अच्छा खासा मिल जाता था, तो उसमें सपोर्ट मिलता। तो अभी जेआरएफ नहीं मिल रहा है क्या? अभी जेआरएफ खत्म हो गया। तो कैसे घर में कैसे चलता है इतने बड़े परिवार को चलाना? पिता किसान हैं, इतनी बड़ी फैमिली है, कैसे मैनेज होता है? जी सर, एक्चुअली मेरी जो सिस्टर थी जिनका डेथ हो गया है वो सपोर्ट करती थी। तो मेरे 2 भाई जो कोटा में पढ़ते थे, एक्चुअली एक नीट की तैयारी कर रहे थे और एक जेईई की तैयारी कर रहे थे, तो दोनों को पढ़ाई का जो सपोर्ट है उन्होंने किया था, तो वो सपोर्ट कर रही थी। इससे आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है? माली जानी लॉस तो हुआ, बट माली फाइनेंशियली भी एक सपोर्ट थी वो टूट गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बड़ा लॉस है। और उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो ये थी कि मुझे वो देखना चाहते थे आईएएस एक दिन। ठीक है, अभी देख रही हैं वो है, आपको देख रही हैं? जी बिल्कुल। उनकी जो चाहत थी मैं उनको इंशाल्लाह एक दिन पूरा। नहीं, उनकी दुआएं आपके साथ है, आप ज़रूर अच्छा करेंगे। और मुझे पता है कि आप यूपीएससी क्रैक करने वाले हैं, जैसे कह रहे हैं। आपके साथ अल्लाह है, आपके साथ आपके माँ बाप की दुआएं हैं, बहन सिस्टर आपको देख रही हैं। आप इसी तरह कंसिस्टेंट होकर मेहनत कीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है जो इंसान लगातार 3 प्रीलिम्स लिखता है, 3 मेंस लिखता है, उनके लिए हमें लगता है कि यूपीएससी क्रैक हो जाना चाहिए। सर देखने में नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत मदरसे से हुई। अब मदरसे से जो पढ़ के बच्चा आएगा वो हमेशा इंटेलिजेंट होता है, इसका प्रूफ है हमारे पास। आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी? 6th क्लास, बोर्ड वगैरह? सर मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो मदरसे से हुई थी। तो जैसे सबसे पहले एक पूर्णिया में मदरसा है तो वहाँ पे हुई थी। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में एक मदरसा है सनाबिल बोलते हैं। कहाँ पे है? सनाबिल, ये दिल्ली में है, ओखला की तरफ। अच्छा, तो वहाँ मैंने स्टडी किया। फिर उसके बाद मैं जेएनयू गया। तो जेएनयू कैसे गए आप? जेएनयू किसी ने आपको बोला कि वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो? किसी ने तो कुछ बोला हो? नहीं सर, मैं दिल्ली में जब आया था तो मुझे समझ में आ गया था कि जेएनयू और जामिया के बारे में मैंने सुना था, जामिया और जेएनयू के बारे में सुना था। लेकिन मुझे पता चला कि जेएनयू में जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, एक जो हम गरीब परिवार से आते हैं तो उनके लिए वहाँ सस्टेन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ हॉस्टल वगैरह की जो ये सब फीस होती है तो बिल्कुल फ्री होती है। हॉस्टल भी जल्दी मिल जाता है, जबकि जामिया में ऐसा नहीं होता था। इस वजह से मैंने जेएनयू को मैंने प्रेफर किया। मैंने एथिक्स का ये मटेरियल तैयार किया। तो ये जो एथिक्स का मटेरियल है ये मैंने पूरा तैयार किया? जी सर। अरे ये पूरा का पूरा चैट जीपीटी से तैयार किया गया। ये सादत अली ने खुद से चैट जीपीटी से यूज़ करके ये नोट्स बनाए हैं। उसमें क्या होता था कि मैं चैट, तो आपने इसको वैलिडेट किया, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, मतलब इस तरह से? सर इन्फॉर्मेशन मैं खुद ही देता था। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं, प्रॉम्प्ट देते थे? हाँ, जैसे मुझे जो ऑथेंटिक सोर्स पता है कि उस सोर्स से मैं उठा के मैं चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन देता था। और उसको, चूँकि जैसा हमारे पास जो किताबें हैं वो बहुत लॉन्ग हैं, उसमें पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो हम जब चैट जीपीटी को देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको शॉर्ट कर दो, इसको ऑर्गेनाइज कर दो, तो वो इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए बहुत पैलेटेबल बना देता है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा बना देता है। उनका इस 10 अगस्त को जी, इस 10 अगस्त को उस पर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन फिर भी किसी तरह से ओवरकम किया और दिल्ली आया और मैंने अपनी मेहनत जारी रखी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाया और अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाया। वो 26 साल की थी और एक टीचर थी, बीपीएससी मैरिड थी? जी सर। ओह, बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर थी जी। ओहो। और फिर घर में और कौन है आप पे? और दो? मैं, मेरी दो बहनें हैं जो मैरिड हैं और हम लोग 3 भाई हैं। सर विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं आपको, आप दिल की गहराई से आपके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट बहुत कम हैं, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आपने 3 मेंस लिखा है, सर ने 3 मेंस लिखा है, ऑब्वियसली 3 प्रीलिम्स भी क्लियर किया हुआ है, तो विच मीन्स ही हैज़ दैट पोटेंशियल टू गो फर्दर इन दिस ओवरऑल यूपीएससी सीएससी प्रोसेस। तो बात वही है, एकेडमिक कुछ भी हो, कहीं से भी पढ़े हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जज्बा हो, मेहनत करने की जो एक शिद्दत हो, आदत हो आप में, कुछ कर गुजरने की चाह हो, तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में। और उसके लिए सादत अली एज एन एग्जाम्पल। सर दुआ देते हैं आपको।